हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 एंड 25 की, जो कि इसी वर्ष आने वाला है। ये सैम्पल पेपर इसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा जो इस सैम्पल पेपर में होगा। हर साल 4 साल से लगभग इसी तरह से आता है क्वेश्चन। इसमें टोटल 37 या 38 क्वेश्चन तक होगा टोटल। और इसमें जो 20 क्वेश्चन होंगे 1 से 18 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और जो इसमें 19 और 20 क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा, जो कि रीजन और असर्शन बेस होगा। 1 से लेकर 18 तक भी ये 1 ही मार्क्स का है। टोटल 1 से लेकर 20 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जो आपको बेसिकली टिक लगाने हैं। आपको ऐसे तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का लगाओ तो मुश्किल से गलत सब चला जाता है। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन सही जाएगा मुश्किल से। बाकी अगर आप लकी होगे तो हो सकता है, लेकिन अगर आप सॉल्व करके लगाओगे तो अच्छी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन जो बी है उसमें 21 से 25 क्वेश्चन तक है, जो कि वेरी शॉर्ट है, जो 2 नंबर्स का होगा। और सेक्शन सी जो होगा वो 26 एंड 31 क्वेश्चन तक होगा, जो कि शॉर्ट आंसर होगा और 3 मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद क्वेश्चन जो सेक्शन डी होगा उसमें 35 से लेकर और 32 से लेकर 35 क्वेश्चन तक होगा, जो लॉन्ग आंसर होगा, जो 5 मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद जो 36 से लेकर 38 क्वेश्चन तक इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि 4 नंबर का कैरी करेगा। देखो, केस स्टडी बेस्ड मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ें दी गई होंगी, उसको आपको पढ़ के समझना होगा। उसमें 3 क्वेश्चन आएगा, जो 2 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन बारी बारी से पूरी तरह से दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सैम्पल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है आपके प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। प्री बोर्ड के लिए हो सकता है कि सारे क्वेश्चन इसी सैम्पल पेपर से आ जाएं। बोर्ड में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन प्री बोर्ड में पूरी चांस है लगभग कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पता नहीं यही पेपर उठा के दे दे। और बोर्ड में पैटर्न सेम एग्जैक्ट इसी तरह से रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न पूरा एकदम इसी तरह से रहेगा। तो आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, मतलब कम से कम एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 10 सैम्पल पेपर तो आपको सॉल्व करने होंगे, 10 या 5। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बारी बारी से दिखा रहा हूँ कैसे हैं क्वेश्चंस, देख लीजिए। अभी मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, 5 पार्ट में कराऊंगा। सबसे पहले पार्ट में सेक्शन ए ख़त्म करूँगा, बाकी ऐसे ई तक 5 पार्ट जाएगा। और आपको पूरी तरह से वीडियो देखनी है, तो आपको पूरी तरह से हर क्वेश्चन लगाना समझ में आ जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से बताए जाएंगे। ये आपको एक्सप्लेन करके बताए जाएंगे, ना कि ऐसे टिक मार के ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे नहीं। पूरी तरह से समझा के आपको बताया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन को देख लीजिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है। ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन को दिखने में अगर तुमको कठिन लगता है तो क्वेश्चन को देखने से जज मत करना। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्योंकि देखने से क्वेश्चन हर चीज़ अच्छी बुरी होती है ना। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत खतरनाक दिखेगा, लेकिन आंसर होता है बहुत शॉर्ट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन है। अगर आप ये सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आसानी से ये चीज़ मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। जो नहीं समझ में आएगा उसको और आप देख सकते हो आराम से। यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे केस स्टडी बेस वाला क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपको ये स्टोरी दी गई है, इसको आपको पढ़ना होगा अच्छी तरह से। यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, यानी जो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन दिया रहेगा। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो ये पॉलिनोमियल दिया है इसका जीरोस निकालना है। और यहाँ पे दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच वाटर अटेंड मैक्सिमम हाइट। तो एक्स की जो वैल्यू निकाली है और वाटर लेवल मैक्सिमम हाइट पे जाता है। तो मैक्सिमम हाइट पे ये वाटर अटेंड एक्स के एक्सिस पे देखना है आपको। तो वैसे भी अगर अभी मैं कराने वाला हूँ, आराम से आपको समझाऊंगा अच्छे तरह से। और ऐसे ये 38 क्वेश्चन है, जो कि केस बेस्ड ही है। इसको आपको पढ़ना होगा, अच्छे तरह से समझना होगा, फिर आपको ये आंसर देना है। फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द शार्पनेट पार्ट। तो यहाँ पे ये 1 नंबर का है, फिर ये 1 नंबर का है, फिर ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये आर करके दिया है, तो ये 2 नंबर का है क्वेश्चन। तो इस तरह से पैटर्न बनने वाला है। एग्जैक्ट सेम इसी तरह से पैटर्न आएगा, 100% इसी तरह से ये पेपर आपको मिलेगा। बस क्वेश्चन चेंज हो भी सकती है और क्वेश्चन सेम भी हो सकता है। प्री बोर्ड में तो गारंटी हो सकती है कि सेम हो जाए, बोर्ड में आपको कुछ क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, लेकिन पैटर्न तो ऐसा ही रहेगा। बस क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन बदल देगा, नंबर बदल देगा, डिजिट बदल देगा,
लेकिन पैटर्न पूरा सेम इसी तरह से रहेगा। तो अगर आप ये सॉल्व करते हो तो बहुत आसानी से आप बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हो, प्री बोर्ड भी दे सकते हो अच्छी तरह से। तो ये इसका हम पार्ट 1 इसे अभी हम इस वाइट बोर्ड पे कराएंगे, जो कि आपको अच्छी तरह से देखना है और समझना है। तो चलिए हम पार्ट 1 देखते हैं। तो इस सैम्पल पेपर में सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के 1 नंबर कैरी करेंगे टोटल, और टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर का सेक्शन ए में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, मतलब ये सारा दिया गया है पावर में, और बताना है कि इसमें एचसीएफ क्या होगा। तो सिंपल सी, बहुत ही सिंपल है, ये देखना ध्यान से। यहाँ पे एचसीएफ के लिए जो पावर होती है, सबसे कम पावर वाले जो होते हैं तीनों में से निकाल लेते हैं। जैसे 3 में से जो सबसे कम होगा, इन तीनों में 3 का सबसे कम पावर कहाँ पे है? 3 का सबसे कम पावर, 3 का सबसे कम पावर यहाँ पे है। तो यहाँ पे 3 पावर 2 निकाल लेंगे। और 5 में सबसे कम पावर कहाँ पे है? सबसे कम पावर यहाँ पे है, तो 5 की पावर 1 निकाल लेंगे। और 2 में सबसे कम पावर कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो 2 की पावर 1 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 और इंटू 2, तो 5 2 जा 10 और 10 9 जा 90। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 90। ऐसे ही जब एचसीएफ पूछेगा तो सबसे हाईएस्ट पावर निकाल लेना तीनों में से। 3 का सबसे हाईएस्ट पावर, 5 का सबसे हाईएस्ट पावर एंड 2 का सबसे हाईएस्ट पावर निकालोगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो ये एचसीएफ के लिए है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड एम इज, सबसे पहले बोल रहा है कि कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, विथ 3 सॉल्यूशन है एंड कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करे, जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करती है तो उसको ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट भी होगा। कंसिस्टेंट क्या होता है? जिसका कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो मेनी सॉल्यूशन हो, चाहे 3 सॉल्यूशन हो, चाहे 2 सॉल्यूशन हो, तो वो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। और जिसका कुछ नहीं सॉल्यूशन होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये एक सॉल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट भी है, और एक सॉल्यूशन है इसलिए यूनिक सॉल्यूशन भी है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल 0 डज नॉट हैव ए रियल सॉल्यूशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई करेगा? तो यहाँ पे के की ऐसी वैल्यू लानी है कि वो रियल सॉल्यूशन ना आए। तो यहाँ पे मान लेंगे जब रियल सॉल्यूशन नहीं होता है तो के लेस देन 0 होता है, के लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे के का फॉर्मूला, सॉरी डी जो है, डिस्क्रिमिनेंट का नाम सुना होगा, तो डी जो है लेस देन 0 होता है, तो वो क्या होता है? अनरियल सॉल्यूशन, यानी नॉट ए रियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डी का जो फॉर्मूला यानी डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जनरल इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर के जो पहले होगा वो ए, एक्स के साथ होगा जो बी, और सी जो होगा वो कॉन्स्टेंट यानी 1 होगा। तो यहाँ पे ए क्या है? के है। पहले सबसे पहले बी, तो बी क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर -4, ए क्या है? के है, और सी क्या है? 1, और ये लेस देन 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस में 4k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -4k, और ये इधर आएगा तो माइनस में 25, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k लेस देन इज इक्वल टू 25/4। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 25/4। तो ये वाला नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड -a, -b क्या होगा? तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जहाँ पे x1 ये है, y1 ये है, और x2 इधर वाला है, और ये y2 है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू माइनस है और x1 की वैल्यू a है, प्लस y2 की वैल्यू माइनस भी है, फिर माइनस आया,
और y1 की वैल्यू कितना है b है। अब ध्यान से देखना, माइनस है माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 2b का होल स्क्वायर निकलेगा तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और a स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब तो देखो यहाँ से 4 कॉमन हो रहा है तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बचेगा, लेकिन ये अंडर रूट में है, ध्यान देना ये ऑप्शन करेक्ट ना मार देना। तो यहाँ से 4 से जब बाहर निकलेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना कि डी। ध्यान रखना कि इस चीज़ को ये मेंशन करना है कि ये 4 बाहर निकलेगा, तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू ए सर्किल एट सेंटर ओ एंड एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 35। क्यू पी आर ये 35 दिया हुआ है, देन क्यू ओ आर यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखो ये बहुत ही आसान है, जब भी ऐसा कोई सर्किल में ऐसा कोई, देखो ये बन रहा है 1 2 3 4, ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे डायरेक्टली 90 बन रहा है। जब क्या करता है कोई रेडियस जब टेंजेंट को टच करती है तो 90 डिग्री बनाती है, रेडियस टेंजेंट को टच करती है तो 90 डिग्री बनाती है। तो अगर इन दोनों का सम 90 होगा तो इन दोनों का भी सम 90 होगा। तो मान लेते हैं कि ये x है तो x प्लस 35 इज इक्वल टू 180, सॉरी इन दोनों का प्लस क्या होगा 180 होगा, तो इन दोनों का प्लस भी 180 होगा। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस में 35, तो कितना बचेगा 145। तो हमने x जो माना था वो क्या था QOR, तो QOR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 145। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा है कि इफ ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR such that 3AB is equal to 2PQ and BC is equal to 10, then QR is equal to क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे गिवन है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ये रूल पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, AB के करस्पॉन्डिंग होगा PQ, यानी AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC के करस्पॉन्डिंग होगा QR, तो BC अपॉन में QR। तो AB अपॉन में PQ, देखो यहाँ पे एक चीज और गिवन है कि 3AB इज इक्वल टू 2PQ। तो अगर हम AB ऐसा रखें और PQ इधर आए तो PQ नीचे आ जाएगा, और 2 इधर हम रखें 3 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी AB अपॉन PQ इक्वल 2/3। तो यहाँ पे रख देते हैं 2/3, और BC की वैल्यू कितनी दी गई है 10, और QR हमको फाइंड करना है। तो QR क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2QR इज इक्वल टू 3 इंटू 10, तो QR इज इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 10 अपॉन में 2, 2 5 या 10 और 3 5 या 15, यानी हमारा QR क्या हो जाएगा 15। तो ऑप्शन इज बी होगा। तो ये क्वेश्चन इजी था। इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 3 नंबर में भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना ये 1 नंबर का था। अब क्वेश्चन 7 है, लिखा है कि इफ 3 cot A इज इक्वल 4 वेयर 0 डिग्री, मतलब ए जो है एक्यूट एंगल है, साफ साफ देखा जाए 0 से बड़ा हो 90 से छोटा होगा वही, देन सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे cot A इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, ये 3 इधर आएगा तो 4/3। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हमारा बेस कितना है, कोई ट्रायंगल अगर है तो हमारा बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, तो हमारा जो हाइपोटेनस होगा वो 5 आ जाएगा। अगर आप निकाल लोगे इस वाले फॉर्मूले से h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ से h की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। तो हमारा जो सेक ए आएगा वो क्या होगा, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो यानी 5 अपॉन में बेस कितना है 4, तो 5/4 इसका आंसर 1 करेक्ट होगा।
अब क्वेश्चन 8 है, ये शायद क्वेश्चन 8 है, हाँ ये क्वेश्चन 8 है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू, जो हमारा ट्रायंगल बी ए सी है वो किसके सिमिलर होगा। तो ध्यान देना बी ए सी कैसे गया है, बी यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हुआ इस कोने से और ए आया और सी यानी लास्ट में 90 डिग्री वाले पे गया। तो ऐसे इस कोने से स्टार्ट हुआ है तो इस कोने से स्टार्ट होगा, इस कोने से स्टार्ट होगा तो यहाँ से आएगा यहाँ तक और इसके बाद 90 डिग्री वाले पे जाएगा। जैसे बी ए तक आया फिर सी यानी 90 डिग्री पे गया, ऐसे ई से स्टार्ट होगा ए तक आएगा और डी पे 90 डिग्री जाएगा। तो ई ए डी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, ई ए डी। बी ए सी जो ट्रायंगल होगा वो किसके सिमिलर होगा, ई ए डी के सिमिलर होगा। तो इस तरह से आप ये भी लगा सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बहुत ईजी है। इसमें दिया हुआ कि SCF 420 and 189 equal 21, देन LCM दिस इस LCM क्या होगा। तो यहाँ पे इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ये जो दी गई है A और B है और LCM SCF ये दिया है और LCM निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू SCF, ये फॉर्मूला होता है। तो A इंटू बी क्या है 420 एंड 189 इज इक्वल टू LCM हमको फाइंड करना है और SCF दिया है 21, मल्टीप्लाई में 21 इधर आएगा तो डिवाइड होगा 189 अपॉन में 21 टू जा कितना हो जाएगा ये, अब 2 9 जा 18 और 2 8 जा 17 एंड 1 18, सॉरी 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 एंड 7 और 2 1 जा 2 एंड 3, 3780 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है कि द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP -8 -5 -2 डैश 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 49 क्या होगा। लास्ट से देखना है, फ्रॉम एंड यानी 49 से देखना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसके बीच में गैप कितना वो देख लो। तो इनके बीच में 3 का गैप है, इनके बीच में 3 का गैप है। तो इधर आना है 49 से इधर आना है। तो देखो 49 होगा फर्स्ट लास्ट से और इसमें से 3 माइनस कर दोगे तो 46, 3 माइनस कर दोगे 43, 3 माइनस कर दोगे 40। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो 40 इज द करेक्ट आंसर, 40 इज द करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है कि इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल OCA सिमिलर टू ट्रायंगल OBD देन फाइंड ट्रायंगल OAC, सॉरी एंगल OAC। OAC के इक्वल में क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो दी गई है उसको लेकर कुछ करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल दिया है OCA इज इक्वल सिमिलर है, सॉरी OBD के सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो ध्यान देना, अगर इसमें से हम एक करस्पॉन्डिंग एंगल निकालें तो कौन सा बराबर होगा। देखो अगर आप बिना डायग्राम बनाना बताए इसमें से बताना चाहते हो कौन सा एंगल बराबर होंगे, तो ध्यान देना O से मैं A जा रहा हूँ और फिर बीच में C आ रहा हूँ, यानी OAC इज इक्वल टू क्या होगा, O से मैं D जा रहा हूँ और बीच में B आ रहा हूँ तो ODB इक्वल होगा, यानी OAC इज इक्वल टू क्या होगा ODB। और ध्यान से देखना ODB हमारा 58 दिया हुआ है, तो अगर ODB 58 है तो OAC भी 58 होगा। तो OAC भी क्या होगा 58। तो यहाँ पे 58 इज करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इज 38 देन लेंथ AP इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इसका मतलब जो हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है वो क्या होगा 38। तो पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड यानी AB को प्लस BC को प्लस AC को जब ऐड करेंगे तो 38 आएगा। लेकिन हमको पता नहीं यहाँ पे AP के इक्वल फाइंड करना है क्या होगा। तो यहाँ पे एक रूल होता है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचा जाए तो वो बराबर होता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से ये वाला और ये वाला बराबर होगा, यानी ये इतना 6 तो ये भी 6 होगा।
ऐसे इधर वाला ये इतना 8 तो ये भी 8 होगा। ऐसे यहाँ से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि दोनों x, यानी अगर x ना मानो तो ए पी ही रहने दो या x मान लो। तो यहाँ पे देखो, अगर ए बी की बात करी जाए तो x प्लस 6 होगा, अगर ए बी की बात करी जाए तो x प्लस 6, तो x प्लस 6 रख दिया ए बी की जगह पे। और बी सी की बात करी जाए तो 6 प्लस 8 होगा, तो 6 प्लस 8, और ए सी की बात करी जाए तो x प्लस 8 होगा, इज इक्वल टू 38। अब x प्लस x 2x हो जाएगा, और 6 6 12 और 8 20 एंड 28 हो जाएगा ये, तो प्लस 28 इज इक्वल टू 38, तो 2x इज इक्वल टू 38 माइनस 28, कितना बचेगा 10, तो 2x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 10/2। इसका मतलब कि आंसर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी ए पी जो हमारा है वो कितना आ जाएगा 5, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि आपको वैल्यू आनी चाहिए, जैसे tan 30, tan 60, tan 45, ये सारी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं 1 माइनस और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ऐसे नीचे 1 प्लस 1/√3, स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ से निकलेगा क्या 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 1 जा 3, माइनस में 1 और नीचे कितना बचेगा 3, ऐसे इधर आएगा 3 1 जा 3, प्लस में 1 और ये नीचे कितना आएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 3 - 1 2 बचेगा और नीचे 3 + 1 4, यानी कटेगा तो 1/2। अब 1/2 यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही ये ऑप्शन जो है अच्छे से इसको ट्रिकी बना देगा। तो यहाँ पे देखना है कि किसकी वैल्यू यहाँ पे 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो ये जो हमारा सरफेस एरिया है इस पूरे का एरिया और प्लस ये पूरा सर्कुलर रीजन का एरिया मिला देंगे, तो इस पूरे का एरिया जो कर्व है वो उसका होता है 2πr², और ये जो सर्कुलर रीजन है इसका एरिया होता है πr², और दोनों को ऐड करेंगे तो 3πr², तो दोनों को ऐड करेंगे तो 3πr²। केवल कर्व सरफेस एरिया अगर पूछता केवल इतने का तो 2πr² होता, लेकिन टोटल सरफेस एरिया पूछता है इसलिए 3πr², और वैसे भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। नाउ 15, Which of the following cannot be the probability of an event? इसमें से कौन सा जो है कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट का, वो क्या होती है 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी या बराबर होती है और 1 से छोटी होती है, ध्यान रखना। तो ये 0.4 है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0 से बड़ी है। ये 4% है, यानी 4/100, अभी भी ये 0 से बड़ी आएगा और 1 से छोटी आएगा, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और ये 4 1 से ज़्यादा हो गया, तो 1 से ज़्यादा नहीं होना है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखा है कि द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4√3x + 4 = 0 आर। इसमें रूट बताना है कि कैसा होगा, नॉट रियल है कि रियल इक्वल है, रेशनल डिस्टिंक्ट है या इरेशनल डिस्टिंक्ट है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि क्या है, रियल है कि नहीं है, तो उसके लिए जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट नाम सुना होगा डी जो है, अगर डी जो है >0 है तो वो क्या होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, और उसके बाद अगर डी जो है इक्वल है 0 के तो रियल होगा एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। और डी जो है अगर <0 है तो क्या होगा अनरियल होगा, क्या होगा अनरियल यानी नॉट रियल होगा। तो यहाँ पे हमको डी निकालना पड़ेगा, तो जब हम डी निकालेंगे यहाँ से तो इधर देख लेते हैं, डी = होता क्या है b² - 4ac। डी का जो वैल्यू होता है क्या होता है b² - 4ac, और हम a और b और c कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। ये जनरल टर्म है हमारा ax² + bx + c,
यानी ए के सामने क्या होगा 3 और बी के सामने -4 और सी के सामने 4। तो बी की वैल्यू जो हमारा है वो -4 √3 है। तो -4 √3 का होल स्क्वायर -4 और ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से देखेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। तो 16 3 जा 48 और ये भी 48 और ये कितना आ जाएगा डी। तो डी हमारा कितना आ गया 0। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर डी बराबर 0 आ गया तो रियल एंड इक्वल टू, तो रियल एंड इक्वल बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है और इसका मीडियन क्लास फाइंड करना है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भले 1 नंबर का है। अच्छा, यहाँ पे पहले हम क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं। तो क्लास इंटरवल जो हमारा होगा CI बिलो 10 यानी 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20 और 20 से लेकर 30 और 30 से लेकर 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। ये इस तरह से बन जाएगा क्लास इंटरवल। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोटिस करना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्लास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ध्यान से देखना, तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होती है जो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। देखो पहले 2 12 और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती भी है घटती भी है, कोई उसका पता नहीं होता कि 2 है 8 है 9 है 6 है 2 है, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इस कॉमुलेटिव मदद से हमको फ्रीक्वेंसी पता करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो 2 का तो 2 रहेगा, लेकिन दूसरे वाले का 12 में से 2 घट जाएगा 10 और तीसरे वाले का इसमें से ये वाला घटा देंगे तो कितना आएगा 8 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16 और 58 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 30 और 76 में से 58 घटा देंगे तो कितना आएगा 80 और 80 में से कितना घटा देंगे कितना आएगा 14। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अब मीडियन क्लास कहाँ पे होता है ये बात ध्यान में रखना है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी निकलती है उसके सामने वाला क्लास हमारा मीडियन क्लास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा 30 से 40। मीडियन क्लास क्या होगा 30 से 40। तो आपको कोई अच्छी सी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 18 है कि ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2/5 एंड -1/5, जिसमें से बताना है कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा और हमको जीरोस दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने का होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे रखना है और माइनस में अल्फा की वैल्यू क्या है 2/5 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/5। उसके बाद एक्स, फिर अल्फा की वैल्यू 2/5 और बीटा की वैल्यू -1/5। तो इस तरह से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जब बेस सेम होता है 5 5 है तो 2 में से बन जाएगा 1, तो 1/5 एक्स, यहाँ पे 2 1 जा 2 इंटू -1 -2 और 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 एलसीएम आ जाएगा। तो 25 इंटू 1 25 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 1 5x आएगा और ये 1 दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 इंटू 2 2 आएगा। अब ये पार्ट उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 25x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको, ये ऑप्शन डी पे मिलेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें असर्शन एंड रीजन के लिए क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लिखा है कि बोथ असर्शन एंड ऑप्शन ऊपर मैंने दिया हुआ है A B C D। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा ये बताना है। तो 19 क्वेश्चन है कि असर्शन A, नीचे देखना assertion A the sequence -1 -1 -1 -1 -1 is an AP। क्या बताना है कि ऊपर जो assertion दिया वो AP है कि नहीं। तो AP लगाने के लिए क्या करते हैं, सबके बीच का गैप देखते हैं सेम आता है कि नहीं।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनके बीच का गैप कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस करेंगे, यानी देखो देखा जाए तो सबके गैप कितना है, 0 0 का गैप आ रहा है, 0 0 का गैप है सब में, तो गैप तो सेम है यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP होगा, 100% AP होगा। और जो हमारा डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये तो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ रखनी है कि अगर यहाँ पे 2 लेनी है तो A2 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो A2 माइनस A1, ये भी सेम आएगा। अगर हम 2 से अबव लेंगे, 2 से ज़्यादा लेंगे, 3 लेंगे, तो यहाँ A3 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा, A2 आएगा, फिर भी ये -1 ही आएगा, ये भी -1 आएगा। तो इसके लिए ये चीज़ करेक्ट है कि ये कांस्टेंट ही होगा, -1 ही आएगा, हमेशा -1 ही आता रहेगा। तो ये दोनों सही हैं, यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का, तो ऑप्शन A इज करेक्ट, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अब है क्वेश्चन 20, इस ऑप्शनल क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, और इसको आपको ऐसे तुक्का नहीं मानना होता है, इसको आपको अच्छे से समझ के लगाना होता है, क्योंकि तुक्का कभी सही नहीं जाता है, ये बात ध्यान रखना। अगर 20 तुक्का मारोगे तो 4-5 सही जाएगा, बाकी सब गलत चला जाएगा, और बाकी तुम लकी होगे तो हो सकता है, लेकिन तुक्का चलता नहीं उतना। तो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद सेक्शन बी में पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन 20 है कि असर्शन दिया है 2 + √3, और फिर उसके बाद ब्रैकेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × 2 2√3, और √3 × 3 +3, तो यहाँ पे अभी भी रेशनल चीज है, तो सम ऑफ इरेशनल एंड रेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, तो ये करेक्ट है। assertion is true, assertion is true, and the product of two irrational number is always irrational। यहाँ पे इस शब्द का मतलब ध्यान रखना, always irrational होगा। तो जैसे मान लो कि √5 इरेशनल है और √3 इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 भी इरेशनल होगा, तो इसने ऑलवेज बोल दिया। अगर मैं ऐसा कहूँ कि √3 इरेशनल है और √3 भी इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, तो ये तो रेशनल हो गया। तो ऑलवेज शब्द यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, तो इसलिए रीजन क्या होगा, फाल्स होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो रेशनल हो सकता है, हमेशा इरेशनल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, तो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हुआ 20 क्वेश्चन आपका समाप्त। इसके बाद हम सेक्शन B का पार्ट 2 बनाएंगे, जो पार्ट 2 में आएगा, और सेक्शन जो C होगा उसका पार्ट 3 बनाएंगे, सेक्शन D का पार्ट 4 बनाएंगे। तो ये पार्ट 1 में आएगा, इसको पूरा देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़।